एक फिंगर पे बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। ये हैंडल मैंने नीचे रखा है और मैं काफ़ी कंफर्टेबली इसको एक फिंगर पे बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना है दी अदर वे राउंड ताकि हैंडल ऊपर हो, ये ज़्यादा आसान होगा या मुश्किल होगा? ट्राई करके देखते हैं। ये एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट है। उस वीडियो में इंटरेस्टिंग चीज क्या थी? जब हैंडल का जब बैट का हैंडल नीचे था, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऊपर था, तब बैलेंस करना आसान था। और जब हैंडल ऊपर था, यानी कि सेंटर ऑफ मास बैट का नीचे था, तो उसको बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था। जबकि आमतौर पे हम ऐसा सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जब नीचे हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फिजिकल पेंडुलम है, उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसका सेंटर ऑफ मास लोएस्ट पोजीशन में, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के एग्जैक्टली नीचे होता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, ये हम एनालाइज करेंगे। यहां मैंने इसको सिचुएशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। बैट की जगह हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट माना है कि यूनिफॉर्म रॉड है मास m की, और उसके ऊपर एक m मास का पार्टिकल अटैच्ड है। तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? रॉड का मिड पॉइंट पे है m मास, और m मास यहां है। दोनों का मिड पॉइंट यानी कि 3l/4 पे हमारे इस 2m मास वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है। जब इसको रिवर्स कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास की हाइट l/4 बचेगी। तो अब हम देखते हैं कि इसको बैलेंस करना क्यों इस केस में आसान है, इस केस में मुश्किल है। एक्चुअली यहां पे हमें यूं सोचना पड़ेगा कि बैलेंस करते हुए हम ऐसा मानते हैं कि लेट से अगर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एंगल से डिविएट कर गया, एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा से अगर वो डिविएट कर गया, लेट से थीटा नॉट एंगल, तो फिर ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। ऐसा हमने मान लिया कि भाई थीटा नॉट कुछ एंगल है, लेट से 20 डिग्री या 25 डिग्री, तो उसके आगे ये बैलेंस नहीं हो पाता है। तो थीटा नॉट एंगल तक जाने में टाइम जिस केस में ज्यादा लगेगा उस केस में बैलेंस करना आसान होगा, और जल्दी से अगर थीटा नॉट एंगल पहुंच गया तो फिर बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में और इस केस में थीटा नॉट एंगल तक पहुंचने का टाइम हम कंपेयर करेंगे। तो देखो, हम लिख सकते हैं थीटा नॉट इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अज्यूमिंग कि भाई ये रेस्ट पोजीशन से ऐसे गिरना शुरू करता है। ठीक है ना, प्योर रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट। सो अल्फा जो है, यानी कि जो टाइम की वैल्यू है, ये हमें मिल रही है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस थीटा नॉट बाय अल्फा। थीटा नॉट दोनों केस में हम सेम लेंगे। अल्फा को हम कंपेयर करें, अगर अल्फा को ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं कि भाई टॉर्क डिवाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों सिचुएशंस में अगर हम देखें तो जो टॉर्क इसको गिराने की कोशिश कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क है, जो कि सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता हुआ हम मान सकते हैं। तो 2 mg इसका वेट है। ठीक है ना, तो इस 2 mg का जो टॉर्क होगा वो हम कह सकते हैं 2 mg मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इन दिस केस we can write as 2 mg multiplied by 3l/4 sin theta। ठीक है ना, ये 3l/4 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे लाइन ऑफ फोर्स से ये 3l/4 sin थीटा हो जाएगा। जबकि सेकंड केस में अगर हम टॉर्क को निकालते हैं तो वेट तो अभी भी 2 mg है, ये डिस्टेंस जो है 3l/4 साइन थीटा रह जाएगा। से फॉर एग्जांपल मान लो इस बार ये इस तरफ गिर रहा था, तो ये 2 mg फोर्स ऐसे एक्ट करेगा। ठीक है ना, और ये एंगल जो भी थीटा हम ले रहे हैं उसके हिसाब से l/4 साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 mg, इसको टॉर्क इन सेकेंड केस लिख देता हूं मैं, 2 mg l/4 साइन थीटा। यानी कि टॉर्क की वैल्यू इस केस में 1/3 है। टॉर्क की वैल्यू कम हो गई, लेकिन साथ साथ हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। पहले केस में अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई एक एंड के अबाउट? इट इज m l² बाय 3।
रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंटी अबाउट, इसमें पार्टिकल का और ऐड कर देते हैं प्लस ml स्क्वायर, तो टोटल बन गया 4 ml स्क्वायर बाय 3। जबकि इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो क्या होगी, पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल, सिर्फ रॉड का कंट्रीब्यूशन लेना है हमें, तो इट इज ml स्क्वायर बाय 3, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से यहां पे 1/4 रह गया। तो दोनों एंगुलर एक्सेलरेशंस का अगर हम रेशियो लें α1 बाय α2, तो ये हो जाएगा टॉर्क 1 अपॉन टॉर्क 2 मल्टीप्लाइड बाय I2 अपॉन I1। नाउ टॉर्क का जो रेशियो है वो तुम देख सकते हो 3 का आ रहा है, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो I2 बाय I1 अगर हम करें तो ये 4 का आ रहा है। सो हम देख रहे हैं कि जो एंगुलर जो अल्फा की वैल्यू है वो सेकंड केस में ज्यादा है, यानी कि सेकंड केस में टाइम कम होगा क्योंकि ये अल्फा इस एक्सप्रेशन में नीचे आ रहा है। तो नेचुरली पहले केस में बैलेंस करने के लिए टाइम ज्यादा मिल रहा है, दूसरे केस में बैलेंस करने के लिए टाइम कम मिल रहा है, इसलिए पहले केस में हम आसानी से बैलेंस कर पाते हैं। तो डिस्पाइट द सेंटर ऑफ मास बीइंग एट ए हायर पोजीशन, इट इज ईजियर टू बैलेंस इन दिस केस बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस बाय ए ग्रेटर फैक्टर एज कंपेयर टू द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी। तो देखो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और पिछले कई सालों से मैंने ट्रेंड देखा है कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आ जाते हैं। जैसे कि एक वो स्केल वाले प्रॉब्लम थी, 2 फिंगर्स पे हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, या इस तरीके के और भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है जेईई एडवांस के लिए काफ़ी कौन जाने आ सकता है। थैंक यू।